तो इस मैच में जैसा आपको पता है कि डेफिनेशन चैलेंज हुआ था, अर्थात परिभाषा चुनौती दी गई थी। पक्ष में टीम थी स्वामी चिन्मयानंद और विपक्ष में टीम थी भाई परमानंद, और जिसमें कि पक्ष का वक्तव्य सुनने के बाद, नेता पक्ष का वक्तव्य सुनने के बाद विपक्ष की टीम ने तय किया कि वह परिभाषा चुनौती देगी। दोनों टीमों को 5-5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, जिसमें उन्होंने तैयारी की और उसके बाद परिभाषा चुनौती पर बहस शुरू हुई, और जिसमें पहले नेता विपक्ष आते हैं, फिर उपनेता पक्ष, फिर उपनेता विपक्ष। तो परिभाषा चुनौती विपक्ष ने यह तय किया कि भारतीय बुद्धिजीवियों का सदन जो पक्ष ने बनाया है, और पक्ष के जो वक्तव्य था वो वक्तव्य था कि डिबेट जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में होगा। विधि टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, मतलब ऊपर बनती है और नीचे तक आती है, और नीचे के लोग उसको फॉलो करते हैं। यह कार्य जो होता है वो विरोध करना और हिंसा जो संविधान के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, कि संविधान में हमें विरोध का अधिकार दिया गया है, हिंसा का अधिकार नहीं है। और विधि निर्माण करने वालों ने बताया है, मतलब इंटरप्रिटेशन जो है जिन्होंने विधि बनाई है उन्होंने किया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन के जरिए कि वो बताया जाता है कि आप कैसे कैसे जाकर कहाँ कहाँ से लाभ उठा सकते हैं, ये विधि निर्माण करने वालों ने ही बनाया है। इसका मतलब है जो पहला इंटरप्रेटर है वो विधि निर्माण करने, इन्फोर्स करने वाला ही है। और सीमाएं निर्धारित होती हैं, और जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, विधायिका, ये सभी लोग बताती हैं। फिर नागरिक जो है वो विधि संविधान से बाध्य होता है, अर्थात संविधान सुप्रीम लॉ होता है और विधि उससे बाध्य होता है। और इंटरप्रिटेशन जो व्याख्याएं हैं वो सीमाएं जो है वो विधि ही तय करती है। और जो नागरिक है, नागरिक कौन है? जो विधि का पालन करता है, ठीक है। और नागरिक क्यों नहीं इंटरप्रेट करता है? बिकॉज बहुत सारी विभिन्नता है, हर एक नागरिक अलग अलग इंटरप्रेट करने लग जाएगा तो फिर तो कोई इंटरप्रिटेशन आएगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमें एक रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत होती है, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें बताए कि एक्चुअल व्याख्या क्या है किसी निर्माण, किसी विधि की, ठीक है। सीमाएं जनता खुद तय कर लेगी तो ये फिर समस्याएं उत्पन्न करेंगी, इसलिए जनता सीमाएं तय नहीं करेगी, जो विधि निर्माण करता है वह सीमाएं बताएगा और सीमाएं तय करेगा, ठीक है। ये वक्तव्य था, जिसके बाद विपक्ष ने तय किया कि उन्हें जो है परिभाषा चुनौती देनी है। तो वो आए, उन्होंने बोला कि हम इसको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? हम इसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय संविधान में, और पहला व्याख्याकार जो है इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेप है वो किसके मन में आएगा? वो मन में आएगा कि जो कानून बनाने जा रहा है। इसलिए जो नागरिक है, नागरिक इसको इंटरप्रेट और इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि नागरिक पहले इंटरप्रेट करता है तो हम इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, विपक्ष ने आर्ग्यू किया। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो पहला जो सोच, पहली जो व्याख्या, पहली कल्पना की विधि के बारे में किसकी आई, वो विपक्ष वो जो आती है, वो जो बनाने वाला होता है उसके मन में आती है, नागरिक के मन में नहीं आती है। तो उन्होंने फिर बोला कि इंटरप्रिटेशन जो होता है वो 3-4 पैरामीटर्स पर होता है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। फिर वो बहुत सारे एग्जाम्पल बताते हैं कि कोई योजना बन रही है तो भविष्य को ध्यान में रखे क्या बनाना है हमें, तो ये जो संस्थान है या फिर जो विधि निर्माता वो ये तय करता है। फिर लॉ आखिर है क्या, ये वो लोग तय करते हैं। जैसे एडमिन, मतलब मैंने एडमिन लिखा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन ये तय करता है, ठीक है। फिर क्यों है, जैसे ये एग्जांपल लेके आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करना है, तो क्यों का जवाब आता है, ठीक है। पहली व्याख्या एडमिन ने ही की होगी, एडमिन मीन्स की प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ने तय की होगी, पुलिस ने तय की होगी, प्रशासन आईएएस अधिकारी या विधायिका या जो भी है। फिर उसके बाद ये जनता नहीं करती है। और कैसे लागू करना है, इन्फोर्स कैसे करना है, ये भी वही लोग तय करते, मतलब विधि को इन्फोर्स कैसे करना है, मतलब पहली व्याख्या इन्फोर्स करने में भी उन्हीं लोगों का रोल होता है। और फिर कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है एडमिन अर्थात प्रशासन तय करता है, और जनता स्वयं में डिसाइड नहीं कर लेती है। और कारण, विधि बनाने के पीछे का जो कारण है वो भी जो है एडमिन ही तय करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनता तय नहीं करती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो अगर ये पक्ष आकर ये कह सकता है कि हम आकर ये बोल देते कि जो कानून बनाने वाले वो भी तो उस देश के नागरिक ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये अंतर समझना पड़ेगा। एक अधिकारी जब एग्जीक्यूटिव में होता है तो वह सामान्य नागरिक नहीं रहता, मतलब वो नागरिक और अधिकारी में अंतर आप बोल रहे हैं कि दोनों में अंतर होता है, जिसको हमें समझना चाहिए। जैसे हम भारत के लोग, यह एक व्याख्या है, ये अल्टीमेटली संविधान ने ही दे रखी है, भारत के लोगों ने नहीं बोला हुआ है,
संविधान ने दिया है, ठीक है। उसके बाद उपनेता पक्ष आते हैं जो कि अपने आप को डिफेंड करते हैं कि जो हमने संविधान सदन बनाया था वो सही था, विपक्ष इसमें कैसे कर सकता था। तो इन्होंने बोला कि विपक्ष जो है इंटरप्रिटेशन को ही पहली बात अपना आधार बनाता कि वो इंटरप्रिटेशन से समझता ही क्या है, तब वो हमें काउंटर कर सकता था। लाइक कि इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जब लॉ एक्चुअल में प्रैक्टिस होता है और एक्चुअल में प्रैक्टिस जनता करती है, ठीक है। और जब जनता प्रैक्टिस करती है तो वो पहला इंटरप्रिटेशन होता है, इसका मतलब है कि जनता करती है। तो ये जो कह रहे हैं कि तो हम तो कानून बनाते हैं और व्याख्या करते हैं, लेकिन आप ऐसे बोल सकते थे। फिर उन्होंने बोला कि वी द पीपल है, संविधान है, ठीक है, लेकिन ये संविधान जो सुप्रीम लॉ है उसके अंदर संविधान से केवल सीमाएं तय करता है, और जो विधि है विधि फिर निर्माण होती है, और जब लागू होती है, जब उसका एक्चुअल प्रैक्टिस धरातल पर जब क्या प्रभाव निकल कर आता है, तब वो पहला इंटरप्रिटेशन सामने आता है, ठीक है। और यदि हम मान लें कि जो कानून बनाने वाला है वही सर्वे सर्वा है ना, एडमिन ही, प्रशासक ही सर्वे सर्वा है, तो प्रोटेस्ट क्यों होता है? फिर लॉ में चेंज करने के लिए प्रोटेस्ट क्यों होता है? और फिर वो चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब डिमांड की जाती है नागरिक की तरफ से कि भाई आप इसको चेंज करें, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस करने के बाद, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन करने के बाद वो सामने निकल कर आ जाता है, ठीक है। और एक्चुअल प्रैक्टिस करता कौन है? वो नागरिक करता है, तो नागरिक ही पहला इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। और जैसे राइट टू नॉट मर्डर की बात हो रही थी, राइट टू मर्डर की बात नहीं हो रही थी, राइट टू नॉट मर्डर इनके उसको राइट टू लाइफ है तो उसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे, राइट टू नॉट मर्डर, मतलब किसी का मर्डर भी नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला था राइट टू मर्डर वाले से, राइट टू मर्डर से राइट टू नॉट मर्डर, ठीक है, किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विधि ने जोड़ दिया, एक्सटेंड किया उसको। फिर उपनेता विपक्ष आते हैं, उन्होंने बोला राइट टू मर्डर बोला था लेकिन राइट टू नॉट मर्डर है एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि डिमांड, एक बात आप कहते हैं जो कि बहुत अच्छी बात थी, कि वो डिमांड करते हैं, विधि नहीं बना देते हैं, ठीक है। हमें अंतर समझना होगा विधि और डिमांड में, ठीक है। फिर बोले कि उसका जो आउटकम है वो जनता खुद तय नहीं कर लेती है, ठीक है, क्योंकि जनता अलग अलग फ्रैक्शंस में रहती है, जनता तय नहीं करती है। क्योंकि लागू करने के बाद क्या होगा, यह भी एग्जीक्यूटिव जो उसकी जो भूमिका निभा रहा था वो कुछ ना कुछ व्याख्या करते समय ये सोचते हैं कि जब हम इसको लागू करेंगे तो उसके परिणाम क्या रहेंगे, ठीक है। और अगर व्यक्ति अपने अपने तौर पर ही व्याख्या करने लगेंगे तो फिर तो वो जो यूनिफॉर्मिटी होती है लॉ की वो रहेगी नहीं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई समाज के विरुद्ध नैतिकता की कोई चीज़ हो रही है तो गवर्निंग बॉडी ही तय कर रही होती है, लॉ बना के इंटरप्रिटेशन की बात करती है। और आपने बोला कि जो नागरिक व्याख्या करता है लेकिन वो तीसरे चौथे स्तर का व्याख्या है, पहला व्याख्याकार नहीं है, ठीक है, ये आपने बोली। जैसे आपने बोला यूसीसी बनाया उत्तराखंड में, लागू हुआ तो कमेटियां बनी, विधायिका में गया, चर्चा किया, उन लोगों ने पहले व्याख्या कर ली, कानून की व्याख्या की है उन्होंने, फिर वो लागू किया गया। तो जो नागरिक है वो व्याख्या करता है लेकिन वो तीसरे चौथे स्तर का व्याख्याकार है, पहला व्याख्याकार नहीं है, ठीक है। जैसे कमेटियों ने लॉ एनालिसिस और रिव्यू किया था, और लॉ रिव्यू नागरिक पहले नहीं करते हैं और पहले पोजीशन पे नहीं आते, फिर व्याख्याकार की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक लिखा था कि आप इसमें और जोड़ सकते थे कि नागरिक अपने कंडीशंस के हिसाब से व्याख्या करता है, ठीक है, जबकि जो लॉ बनाने वाला होता है वह क्या करता है, उस सारी कंडीशंस को देखते हुए बात करता है। और एक नागरिक कहीं गांव में हो सकता है, सेम कानून है ना। तो अब जो निर्णय है वह निर्णय यह है कि पक्ष की तरफ से एक मजबूत बिंदु आया, लेकिन पक्ष ने अपने उसी मजबूत बिंदु को अपने ही बिंदु से कमजोर कर दिया। विपक्ष की तरफ से एक मजबूत बिंदु आधा मजबूत था, लेकिन दूसरा जो मजबूत बिंदु था वो पूरा मजबूत बिंदु था। इस तरीके से विपक्ष इसमें अपनी परिभाषा चुनौती जो उन्होंने दी वह सफल रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बता देते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। जैसे जब उपनेता पक्ष आते हैं अपना डिफेंड करने के लिए, उन्होंने बहुत सही आर्गुमेंट उठाया कि इंटरप्रिटेशन पर विपक्ष जो है खेल सकता था कि व्याख्या करने से मतलब ही क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिस करने से मतलब है। लाइक क्यों? क्योंकि जब आप कानून बना रहे हैं, आपने कानून बना दिया, लेकिन आप उसकी कितनी भी व्याख्या कर लें, आप अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है, आप सरकमस्टांसेस को देखते हुए सारी बात कर रहे हैं, लेकिन
एक्चुअल व्याख्या क्या होती है? एक्चुअल व्याख्या वो होती है जब इंटरप्रिटेशन की आप बात करेंगे, जब वो नीचे एक्चुअल में जाता है। ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, इसी को आपको कैरी करना था, लेकिन आप इसको कमजोर कर गए। कैसे? आपने बोला कि संविधान सीमाएं निर्धारित करता है और फिर विधियां बनती हैं। संविधान क्या है? इस देश का सुप्रीम लॉ है। इट मीन्स लॉ ने पहले इंटरप्रिटेशन ही कर दिया ना, सीमाएं निर्धारित कर दी। अब बिना इंटरप्रिटेशन के सीमाएं कैसे निर्धारित होंगी? तो संविधान लागू हुआ, तो संविधान को अगर आप ये कह दे रहे हैं कि संविधान सीमाएं लागू कर दे और फिर विधियां बन रही हैं, इसका मतलब संविधान निर्धारित, और संविधान क्या है? अपने आप में सुप्रीम लॉ है इस देश का, और इस देश का सुप्रीम लॉ जब सीमाएं ही निर्धारित कर रहा है, इसका मतलब व्याख्या नागरिक ने नहीं की है, क्योंकि वो बोल के जा रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव या विधायिका जो भी है, वो नागरिक और उसमें अंतर हमें समझना पड़ेगा, वो अंतर है उसमें। ठीक है, क्या अंतर एग्जैक्टली वो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अंतर है। ठीक है, ये बात। और इनकी तरफ से जो मजबूत पॉइंट था वो ये आधा वाला, जैसे आपने बोला था ना कि ये भी आपकी तरफ से स्ट्रांग पॉइंट था, लेकिन उसको इन्होंने काउंटर कर दिया था, जैसे कि प्रोटेस्ट ही क्यों होता है, उसमें अमेंडमेंट ही क्यों होते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला था डिमांड एंड लॉ में अंतर समझना पड़ेगा, मांग कानून नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट और मजबूत पॉइंट ये था कि अगर ये बोल दिया जाता, मतलब अगर इन केस की वही टॉपिक पे डिबेट चली होती, आप बोल देते कि जो नागरिक है वो तीसरे चौथे स्तर का इंटरप्रेटर है ना, पहला नहीं है। यहाँ डिबेट इस बात पर भी हो रही है कि पहले इंटरप्रेट कौन करेगा। इन्होंने बोला कि जो नागरिक है वो पहला नहीं है, पहला तो हम ही लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, पहला जो निर्माण करता है वही सब बात कर रहे हैं। तो पक्ष के लिए अगर डेफिनेशन चैलेंज होता तो उसमें आपको करना ही यही था, संविधान को लेकर नहीं आना था, क्योंकि और संविधान अगर लेकर भी आ गए आप, तो ये नहीं बोलना था कि वो सीमाएं निर्धारित कर रहा है। अगर आपने ये बोल दिया तो क्योंकि वो व्याख्या हो गई, संविधान बता दे रहा है कि व्याख्या, और संविधान निर्माताओं ने बता दिया, तो नागरिक नहीं हुए। इसका मतलब है कि जो इन्फोर्स करने वाला है वो वही व्याख्या कर दे रहा है। तो ये आपके लिए कमजोर पक्ष था। आपके लिए मजबूत पॉइंट यही था कि वो पहला नहीं है। इस चीज को लेके आते और थोड़ा सा और एक्सटेंड करते कि डिमांड और विधि दोनों में अंतर है। डिमांड विधि नहीं होती है, और डिमांड तब विधि बन जाती है जब उसको उस पूरे प्रोसेस से निकाल कर और लेके आते हैं। और एक बात और कह सकते थे आप, जब इन्होंने भारतीय बुद्धिजीवियों का बना दिया और संविधान की बात हो गई, तो हमारे संविधान में, संसद में जब कानून आता है तो उसके 3 रीडिंग्स होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, है ना। पहला वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन सदन में होता है। तो उसमें कितनी व्याख्याएं हो गई? तो नागरिक पहला इंटरप्रेटर नहीं है। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नागरिक पहला इंटरप्रेटर है, तो आपकी वही डेफिनेशन चलेगी कि एक्चुअल में प्रैक्टिस किसने किया। संसद तो 10 बार रीडिंग कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल जब कानून धरातल पर उतरा, उसमें मैंने डिमांड की, आपने कानून बना दिया, जब वो आया तो विधि का पहला इंटरप्रेटर मैं हूं। अब ध्यान रखिए, ये बोले ना कमिटी में रिव्यू हुआ ना, एनालिसिस किया, तो आप विधि का थोड़ी कर रहे हैं। जब संसद विधायिका विधि वो बन जाती है जब वो पारित हो जाती है, उससे पहले जो एनालिसिस हो रहा है वो विधि थोड़ी है। आप जो वो क्या होता है, वो बिल होता है, वो विधेयक, प्रस्तावित विधेयक होता है, वो बिल होता है। अब कितना भी रिव्यू यूसीसी का हुआ ना, यूसीसी जब कानून बन गया, ठीक है, वो कब बन गया? रिव्यू हो गया, डिस्कशन हो गया। आप मुझे बताइए कि जब रिव्यू और डिस्कशन एनालिसिस हो रहा था, वो क्या कानून था? वो कानून नहीं था ना, वो तो विधेयक था, वो तो प्रस्तावित था। जब वो पारित हो गया तब तो कानून बना। और पारित होने के बाद क्या कमेटी बैठी है? सीधा सा क्वेश्चन, नहीं बैठी है। इसलिए आप देखेंगे पहले उसको बोला गया कैब, फिर बोला गया CAA, मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, देन उसको बोला गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे। ठीक है, बस एक सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि मान लीजिए कि अगर वो ऐसा कुछ कहते कि मतलब अगर वो उससे पहले बिल था, उसके बाद एक्ट हुआ, लेकिन अगर विषय बात कर रहा है एनफोर्स करने की,
तो वो एक्ट को एनफोर्स करने के भी टाइम पे कि हम भाई लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएंगे, हम लोगों को कैंपेन चलाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, तो एट द एंड पहला इंटरप्रिटेशन करके वो लोगों के लिए भी इंटरप्रिटेशन पहली किसने करी है, वो भी तो फिर एनफोर्सर नहीं करी। फिर वही बात आ गई। अच्छा चलिए ठीक है, इसको और एक्सटेंड करते हैं। जैसे सीए बिल कानून बन गया, लेकिन उसके नियम बाद में फॉर्म हुए ना, इंटरप्रेट किया। तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर ये बोलते हैं ऐसा, तो हम क्या बोलते? तो एक्चुअल वही एक ही पॉइंट, एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है। आप नियम बना दीजिए, कानून बना दीजिए, सब चीज़ बना दीजिए, ठीक है। लेकिन अब जो हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सुनते हैं ना कि आप एसी के कमरों में बैठ के रूम बना या डिस्कशन हो रहा है, या पार्टी की पॉलिसीज जो है एसी के कमरों में डिसाइड हो रही है, सड़क पे तो निकल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल इंटरप्रिटेशन वहां से आएगा कि जनता उस कानून के बारे में क्या समझ रही है। तो अब इसमें पहले वाली बात आ गई। तो कानून बनने के बाद जो जैसे कुछ कानून या कुछ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिए जाते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में चलाए जाते हैं। वो क्यों चलाए जाते हैं? वो इसलिए कि जो पहला चीज होगा वहां उस एरिया में, वहां के नागरिक का रिव्यू क्या है। तो फर्स्ट रिव्यू जो है सिटीजन ही दे सकता है, कोई अधिकारी नहीं दे सकता, क्योंकि अधिकारी जो है एक सिस्टम का पार्ट है और उस सिस्टम से बाहर की बात नहीं कर सकता वो, ठीक है। इसलिए फर्स्ट रिव्यू जो है वो नागरिक ही दे सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए।